आज की राजनीति में एक चुनाव जीतने के लिए असल में क्या लगता है। हम एक ऐसी चुनावी लड़ाई का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो इतनी करीबी थी कि नतीजा बस एक सांस के फासले पर आकर रुका। ये सिर्फ एक विधानसभा सीट की कहानी नहीं है, बल्कि ये आज की चुनावी राजनीति का एक बहुत ही साफ एक्सरे है। इस नंबर को देखिए, 1111। ये सिर्फ कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 2022 के छिबरामऊ विधानसभा चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला बस इतना ही था। सोचिए, बस इतने ही वोटों ने तय कर दिया कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। तो यही वो छोटी सी खाई है जिसकी हम आज पड़ताल करेंगे। ये अपने आप में एक पहेली है कि कैसे कैसे कुछ 100 वोटों का अंतर ही पूरा राजनीतिक खेल बदल सकता है। यही वो मार्जिन है जहां चुनाव असल में जीते या हारे जाते हैं। और यही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। यह सवाल ही हमारी पूरी पड़ताल की नींव है। हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या रणनीति बनाई जा सकती है। चलिए इस रहस्य को सुलझाना शुरू करते हैं। तो अपनी जांच के पहले हिस्से में हम सीधे आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे। हम इस विधानसभा क्षेत्र के नंबर्स और डेमोग्राफिक्स को समझेंगे, क्योंकि हर बड़ी कहानी की शुरुआत छोटे छोटे मगर अहम तथ्यों से ही होती है। अब इन आंकड़ों पर नजर डालिए। कुल मतदाता, वोटिंग प्रतिशत, मुख्य वोटर समूह। लेकिन एक चीज है जो सच में ध्यान खींचती है, वो है 2017 से 2022 के बीच मतदान प्रतिशत में आई गिरावट। कुल मतदाता तो बढ़े, लेकिन वोट देने वाले लोग कम हो गए। ये एक बहुत बड़ा सुराग हो सकता है। यहां आप इस गिरावट को और भी साफ देख सकते हैं, लगभग 3% की गिरावट। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे वोटर घर पर ही रह गए। क्या ये सिस्टम से उदासीनता थी या किसी खास तबके की नाराजगी? ये टेबल इस सीट के ऐतिहासिक उतार चढ़ाव को दिखाती है, लेकिन सबसे दिलचस्प आंकड़े पर गौर कीजिए। 2022 में हार के बावजूद समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में एक जबरदस्त उछाल आया। ये 27% से बढ़कर लगभग 44% हो गया। इसका सीधा मतलब है कि उनका कोर वोटर वो मजबूती से उनके साथ खड़ा था। इस तरह के विश्लेषण में हमें ये याद रखना जरूरी है कि लोकतंत्र में हर नागरिक की गरिमा और सूचित होकर अपनी राय रखने की आजादी मौलिक है। ये आंकड़े हमें उन आवाजों को समझने में मदद करते हैं जिन्हें सुना जाना चाहिए। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ, आंकड़े हमारे सामने हैं। अब हम ये समझेंगे कि क्यों हुआ, वो कौन सी ताकतें थीं, कौन से कारण थे जिन्होंने इस करीबी मुकाबले को जन्म दिया। चलिए अब इन बिखरे हुए हिस्सों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। तो एक निर्णायक वजह थी तीसरी पार्टी यानी बीएसपी की भूमिका। उनके मैदान में होने से विपक्ष के वोटों का बंटवारा हो गया। ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ दो पार्टियों के बीच सीधी नहीं थी, बल्कि वोटों के इस बिखराव ने ही असल में नतीजा तय कर दिया। किसी भी क्षेत्र की राजनीति को समझने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था की नब्ज पकड़नी पड़ती है। छिबरामऊ की रीढ़ कृषि है, खासकर गन्ना और आलू, और यहीं से, इसी जमीन से मतदाताओं की असली परेशानियां और उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और देखिए, ये स्लाइड कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि आर्थिक आंकड़े जमीनी हकीकत से कैसे जुड़ते हैं। ये सिर्फ समस्याएं नहीं हैं, ये राजनीतिक अवसर हैं। ये वो मुद्दे हैं जो मतदाताओं के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं और चुनाव का रुख किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। या हम पूरी तस्वीर को एक फ्रेम में देख सकते हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी का मजबूत कोर वोट बैंक है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की जबरदस्त संगठनात्मक मशीन। असली लड़ाई इसी संतुलन को अपनी तरफ झुकाने की है। तो अब हम विश्लेषण से समाधान की ओर बढ़ते हैं। आंकड़ों के इस गहरे विश्लेषण से जो कमजोरियां और जो अवसर सामने आए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए एक असरदार रणनीति, एक ब्लूप्रिंट कैसे बनाया जा सकता है। इस रणनीति को चतुर्मुख सिद्धांत कहा जा सकता है, जो 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। यह सिर्फ चुनाव लड़ने का तरीका नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र का भरोसा वापस जीतने का एक समग्र, एक होलिस्टिक दृष्टिकोण है। चलिए एक एक करके इन चारों स्तंभों को समझते हैं। पहला स्तंभ है चुनावी रणनीति। इसका मतलब है, पहले अपने किले को और मजबूत करो, अपने कोर वोटर्स को एकजुट करो और फिर एक प्लान के साथ उन वोटरों तक पहुंचो जो अभी दुविधा में हैं। ये एक सधा हुआ और चरणबद्ध तरीका है। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है संगठन। राजनीति सिर्फ बड़े मंचों से नहीं होती, वो गली मोहल्लों में बूथ पर काम करने से होती है। बूथ स्तर पर मजबूत टीम बनाना और लोगों की समस्याओं को सीधे सुनने से जो विश्वास बनता है, वही विश्वास वोटों में बदलता है। तीसरा स्तंभ है नैरेटिव, यानी कहानी।
चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दों के शोर से निकालकर स्थानीय समस्याओं पर लाना, लोगों को ये महसूस कराना कि ये चुनाव उनके अपने जीवन, उनकी अपनी परेशानियों, उनकी रोजी रोटी के बारे में है। और चौथा स्तंभ है संसाधन। आज के दौर में तकनीक का सही इस्तेमाल बेहद जरूरी है। व्हाट्सएप और फोन के जरिए सीधे मतदाताओं तक पहुंचना, उन्हें सही जानकारी देना और अफवाहों के जाल से बचाना, ये इस रणनीति का एक बहुत ही अहम और सक्रिय हिस्सा है। एक अच्छी रणनीति तब तक अधूरी है जब तक उसे लागू करने का कोई ठोस प्लान न हो। रणनीति बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। तो अब देखते हैं कि इस सैद्धांतिक ढांचे को एक व्यवहारिक कदम दर कदम योजना में कैसे बदला जा सकता है। इस 90 दिन के प्लान को 3 साफ चरणों में बांटा गया है। पहले 30 दिन जमीन को समझने और लोगों की शिकायतें दर्ज करने के लिए, अगले 30 दिन उन मुद्दों पर लोगों को जोड़ने के लिए और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत से वोटिंग सुनिश्चित करने के लिए। ये एक स्पष्ट और सीधा रास्ता दिखाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ चुनाव प्रचार से कहीं ज्यादा है। इसे शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि डेटा का इस्तेमाल सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के बाद एक बेहतर और जवाबदेह शासन की नींव तैयार करने के लिए किया जाता है। बेशक इस प्रक्रिया में लोगों की निजता और सहमति का सम्मान करना भारत के डेटा संरक्षण कानूनों के तहत सर्वोपरि है। सही जानकारी सही हाथों में एक शक्तिशाली उपकरण है। और हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ समाप्त करते हैं। क्या यही वो तरीका है जिससे भविष्य में चुनाव लड़ें और जीते जाएंगे? क्या राजनीति का भविष्य बड़े बड़े राष्ट्रीय वादों में है या लोगों की छोटी छोटी असली समस्याओं को सुनकर उन्हें हल करने के संकल्प में है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।